हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर, तो आप लोग क्विज सॉल्व करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी बाकी चीज़ों की पीडीएफ फाइल भेज जाती है। टेलीग्राम पर जाकर के आपको एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? तो 38th पैरेलल लाइन जो है वो अलग करती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को। किस तारीख को संसद में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था दोस्तों संसद से, और बाद में 31 अक्टूबर को ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर लगातार वहाँ पर चहल पहल बढ़ रही है, तो लगातार वो चर्चे में बना हुआ है। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश। ब्रिक्स समिट 2020 की मेज़बानी रसिया ने की थी, 2021 की मेज़बानी इंडिया कर रहा है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने जून 2021 में अग्नि मिसाइल के किस संस्करण का परीक्षण किया? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने दोस्तों अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का, किसका? अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफलतम परीक्षण किया है। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता है, रेंज है दोस्तों 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में। अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम दोस्तों जैसे कि अग्नि, आप लोग मिसाइल सीरीज सुने होंगे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 पर अभी काम चल ही रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों जो अग्नि 1 था मिसाइल, अग्नि 1 को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, उसे परमाणु क्षमता से लैस बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। 1990 के दशक में उसका पहली बार परीक्षण हुआ था, तो उसको अब और अपग्रेड किया जा रहा है और उसको परमाणु सक्षम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से अग्नि प्राइम उसको नाम दिया गया है। तो अग्नि प्राइम का भी हाल ही में सफलतम परीक्षण किया है डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा से। क्लियर? अब देखिए डीआरडीओ आया है। डीआरडीओ ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही निर्भय नामक मिसाइल का परीक्षण किया था। निर्भय मिसाइल का परीक्षण वो भी चांदीपुर उड़ीसा से गया था टेस्ट फायर रेंज से। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, इसी वजह से 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी जी दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? अच्छा, कल दोस्तों आप लोगों के मिलते जुलते कमेंट आ रहे थे। 50% लोग कह रहे थे कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन दीजिए, 50% लोग कह रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन देने से खिचड़ी हो जा रही है एकदम। ठीक है, पढ़ने में नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। और अगर ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन लिखने में दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा है कि उतने टाइम में अगर मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन पर रिसर्च करूंगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दे पाऊंगा। तो इसी वजह से मुझे मजबूरी में इसको बंद करना पड़ेगा। आज कुछ क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दिखेंगे, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आज एक्सप्लेनेशन लिखते टाइम मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि इतना टाइम में अगर और पॉइंट्स अगर रिसर्च करूँगा तो उसको आपको बताऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप एक क्वेश्चन से पा सकोगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल नॉलेज पा सकोगे। देखिए आप लोगों के कहने पर मैंने कई सारे प्रयोग किए हुए हैं, जैसे कि इसमें पहले आप बाकी के चैनल में देखोगे तो केवल क्वेश्चन रहता है, उसी में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर अलग से पीपीटी बना करके ऐसा दो जिसमें अलग से पेज में डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा रहे, तो एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने इसको भी शुरू किया। हालांकि इसकी वजह से करंट अफेयर की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई, क्योंकि वीडियोज़ लेट आने लगे, इसको बनाने में टाइम लगने लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीपीटी आपको दी जाने लगी। आप लोगों ने कहा कि डिटेल पीडीएफ प्रोवाइड कराओ, तो वो भी प्रोवाइड कराई जाने लगी। ये डिटेल्स के साथ जो भी कंटेंट है ये आपको प्रोवाइड कराया जाने लगा, जबकि यही ई बुक में दिया जाता है और ई बुक पेड कंटेंट होता है। इससे ई बुक पर भी इफेक्ट पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसको भी देना शुरू किया। आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था क्विज में, वो भी देना शुरू किया गया। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा करता हूँ, लेकिन अब आज इसको लेकर के आप लोग कमेंटबाजी मत कीजिएगा। मुझे पता है आज बहुत लोग कमेंट करेंगे इधर उधर की, लेकिन मेरी बात समझो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। आई होप ये सब बातें आप हमारी समझेंगे
और मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों भी बोलने की, ठीक है। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई भी जो टफ मटेरियल आएगा उसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दूंगा। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा शहर विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो दोस्तों अशगाबाद। अशगाबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और ये है दुनिया की सबसे कॉस्टली सिटी, ठीक है, विदेशी कामगारों के लिए। जो फॉरेन वर्कर्स आते हैं काम करने, उसके मामले में दुनिया भर की एक लिस्ट निकाली गई और ये लिस्ट निकाली है मर्सर ने। मर्सर की ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार बताया गया है कि दुनिया के टॉप 3 शहर जो हैं, सिटीज़ जो हैं, जो सबसे महंगे हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए, उसमें टॉप पर है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। सेकंड पर है बेरूत, बेरूत लेबनान की राजधानी है। थर्ड पर है टोक्यो, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है जहाँ पर ओलंपिक होने वाला है। इंडिया के टॉप 3 शहर के बारे में बात करें तो इंडिया की टॉप 3 सिटीज़ में मुंबई जो है ये टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 78। सेकंड पर नई दिल्ली है 117वें ओवरऑल रैंक के साथ। थर्ड पर है चेन्नई 158वीं रैंक के साथ। चौथे स्थान पर बेंगलुरु वगैरह है। क्लियर? तो ये इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडेक्स और रैंकिंग पर पहले पार्ट की वीडियो आ गई है, सेकंड पार्ट की वीडियो आज या कल में आएगी। पुरस्कार सम्मान की सेकंड पार्ट की वीडियो आज 11 बजे लाइव होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की पुस्तक लिखी है दोस्तों सुदीप मिश्रा जी ने। सुदीप मिश्रा एक पत्रकार हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। नाम से ही पता चल रहा है ये दूती चंद के ऊपर लिखी गई है। दूती चंद दोस्तों भारतीय महिला एथलीट हैं और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। अच्छा, दूती चंद दोस्तों ये पहली भारतीय ऐसी महिला खिलाड़ी बनी, रेसर बनी, जिन्होंने 100 मीटर रेस में किसी ग्लोबल लेवल के कंपटीशन में गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है। ये पहली इंडियन वीमेन ऐसी स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 100 मीटर के रेस के ग्लोबल कंपटीशन में जीता हुआ है गोल्ड। साथ ही साथ ये करंट टाइम पर नेशनल चैंपियन भी हैं दोस्तों 100 मीटर रेस में विमेंस की कैटेगरी में। दूती चंद जयपुर उड़ीसा से इनका संबंध है, वहाँ पर ये पैदा हुई थी। अच्छा, दूती चंद को दोस्तों छत्तीसगढ़ शेरनी का पुरस्कार दिया गया था। छत्तीसगढ़ शेरनी का पुरस्कार याद होना चाहिए आपको, अभी पुरस्कार सम्मान वाली वीडियो में आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आर.के. सभरवाल जी को, किसे? आर.के. सभरवाल जी को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो इससे इनको सम्मानित किया गया है। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्यों सम्मानित किया गया है? तो मंगोलिया में दोस्तों इन्होंने तेल रिफाइनरी की स्थापना की और ये मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी थी, तो इसको स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है आर.के. सभरवाल जी को। क्लियर? मंगोलिया कहाँ पर है चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऊपर आएंगे देखेंगे इधर चाइना है, चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया, ठीक है। ये जो कंट्री है लैंडलॉक्ड कंट्री, ये है मंगोलिया। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है दोस्तों उड़नबतार। क्या है? उड़नबतार यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले ही, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्रधानमंत्री जो थे, खुरेलसुख, उखना खुरेलसुख, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और अभी हाल ही में बने हैं नए प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? उखना खुरेलसुख, ठीक है, 6ठे नंबर के बने हैं। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है मंगोलियाई तोंगरोंग। क्या? मंगोलियाई तोंगरोंग। यहीं पर दोस्तों गोबी डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट है, गोबी मरुस्थल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान का थार का मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्सटेप्पन ने जीता है दोस्तों स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। मैक्स वर्सटेप्पन ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल की तरफ से खेलते हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं मैक्स वर्सटेप्पन। तो इन्होंने इस सीज़न की चौथी रेस जीत ली है, इस बार ये फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों 8 रेसेज हुई हैं जिसमें से 4 जीती हैं मैक्स वर्सटेप्पन ने। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीत ली है।
फार्मूला 1 की ये रेस होती है। फार्मूला 1 की रेस में सबसे ज़्यादा रेस जीतने का ओवरऑल रिकॉर्ड है दोस्तों लुइस हैमिल्टन के पास। लेकिन इस सीजन में अभी तक सबसे ज़्यादा रेस किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन दोस्तों एमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 4 जीत चुके हैं। इस सीजन में लुइस हैमिल्टन कितना जीते हैं? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये 3 जीते हुए हैं। और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है सर्जियो पेरेज ने। क्लियर? लुइस हैमिल्टन जो है दोस्तों ये किस खिलाड़ी के हैं, किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। सर्जियो पेरेज जो हैं ये कहाँ के हैं? ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। किसके? रेडबुल के खिलाड़ी हैं। अच्छा, लुइस हैमिल्टन से एक पॉइंट और याद रखना है आपको, इनको नाइट हुड की उपाधि मिल चुकी है। किसकी? नाइट हुड की उपाधि मिल चुकी है ब्रिटेन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनके नाम के आगे आप सर लगा सकते हैं, सर लुइस हैमिल्टन। दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 की रेस इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने SBM बैंक इंडिया के साथ मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में पैसाबाजार.com ने दोस्तों SBM बैंक के साथ मिलकर के स्टेप अप क्रेडिट कार्ड सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। पैसाबाजार.com जो है ये भारत का सबसे बड़ा लैंडिंग मार्केट प्लेस और क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म है। क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करना होता है तो पैसा बाजार का यूज़ करते ही हो आप लोग, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में एक न्यू लैंडिंग स्ट्रेटजी के तहत स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके लिए SBM बैंक के साथ समझौता किया है। पैसाबाजार.com के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसके फाउंडर्स हैं नवीन कुकरेजा और यशिस दहेजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड 2021 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों इस अवार्ड को जीता है इमानुअल कैरेर ने। किसने? इमानुअल कैरेर ने जीता है इस अवार्ड को। देखिए ये जो स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड है ये स्पेन के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं उनमें से एक है। 8 सबसे बड़े अवार्ड दिए जाते हैं इस लिस्ट में। जो ऑस्ट्रियस अवार्ड होता है उसमें 8 सबसे बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। 8 में से एक ये भी है। ये लिटरेचर के लिए है, ठीक है, यानी साहित्य के लिए है। तो ये एक लेखक हैं, ये फ्रांसीसी लेखक हैं इमानुअल कैरेर, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी दोस्तों आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन मिला रहा होगा कुछ दिन पहले ही जब अमर्त्य सेन जी के बारे में मैंने आपको बताया था। अमर्त्य सेन जी को भी मिला था स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। तो उनको दोस्तों क्या मिला था? उनको सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में मिला था। यहाँ पर लिटरेचर नहीं रहेगा। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड उनको भी मिला था अमर्त्य सेन जी को, जो कि भारत के नोबेल विजेता हैं। 1998 में नोबेल पाए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इनको सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में मिला था। जबकि इमानुअल कैरेर को दोस्तों इनको लिटरेचर की कैटेगरी में, साहित्य की कैटेगरी में मिला है। ये अवार्ड दोस्तों राजकुमारी जो है वहाँ की लियोनोर, तो इन्हीं के नाम पर एक फाउंडेशन है, उसी के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 8 प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है, 8 क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये अवार्ड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अमर्त्य सेन जी को भी मिला था लेकिन उनको सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में मिला था। क्लियर? अच्छा दोस्तों, अभी जो 1 जुलाई आ रहा है, 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। इस करंट अफेयर की सीरीज़ का 1000 एपिसोड कंप्लीट होने वाला है। आज जो ये मैं बता रहा हूँ ये 998 एपिसोड है, 998वां एपिसोड है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का। समझिए 1000 दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेली करंट अफेयर रोज़ाना, ठीक है। 1000वां एपिसोड पूरा होने वाला है 1 जुलाई को। इसी वजह से 1 जुलाई को 2 बड़े सरप्राइज़ आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो इन 2 बड़े सरप्राइज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए। 1 जुलाई को आएगा, 1 जुलाई को इसको बताया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल जी को दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है कार्यवाहक के रूप में, ठीक है। ये अभी एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, ओके, सुरेश एन पटेल जी। क्यों एक्टिंग है? क्योंकि दोस्तों अभी संजय कोठारी जी जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, वो रिटायर हो चुके हैं। 23 जून को वो रिटायर हुए, तो तब से ये पद खाली था। तो इनको अभी कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल जी को, क्योंकि अभी यही एकमात्र विजिलेंस कमिश्नर बचे हुए थे। तो इनको नियुक्त कर दिया गया है कार्यवाहक के रूप में। ये तब तक परमानेंट नहीं होंगे जब तक सरकार के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है या फिर किसी और को नहीं नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करें तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में अब किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा, UAE में किया जाएगा।
अभी इससे पहले भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते अब यूएई में इसका आयोजन कराया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोजन और मेज़बानी दोनों में अंतर है। देखिए, आयोजन तो कराया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन मेज़बानी भारत ही करेगा। ठीक है, इसकी मेज़बानी भारत ही करेगा। भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, ठीक है, BCCI के द्वारा ही इसका आयोजन कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यूएई में कराया जा रहा है तो यूएई के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा, इसको BCCI ही आयोजित कराएगी। ठीक है, BCCI ने सिर्फ वेन्यू चेंज किया है अपना, यानी इंडिया में ना करा के यूएई में करा रहा है। तो इसमें दो कारण है, एक तो कोविड-19 का कारण है, ये बता रहे हैं, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स भी बचा पाएंगे। इसमें आपको बताएं 700 से 800 करोड़ के आसपास में टैक्स भी बचा पाएगा BCCI। ठीक है, तो इसे एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हिडन बेनिफिट्स है ये BCCI का। फिलहाल कोविड-19 महामारी का हवाला दे करके इसे यूएई में आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बताया गया है कि इसमें क्वालिफायर जो मुकाबले होंगे वो ओमान में खेले जाएंगे, जबकि यूएई के 3 स्टेडियम दुबई, अबू धाबी और शारजाह, जहाँ पर पिछला IPL हुआ था, ठीक है, 13वां संस्करण, इन तीनों स्टेडियम में, तो यहाँ पर बाकी के मैच खेले जाएंगे। ठीक है, क्वालिफायर के बाद के मुकाबले। तो फिलहाल यूएई में आयोजित होगा। यूएई के ही दुबई में तो दोस्तों ICC का हेडक्वार्टर है, ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये ICC का ही तो इवेंट है। वर्ल्ड कप जो है T20 का, ये ICC का इवेंट है। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ग्रेग बार्कले जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके CEO हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी जी इसके CEO। ICC के हेडक्वार्टर दुबई में मैंने आपको बताया। BCCI आया है, BCCI के बारे में बात करते हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। कौन है? सौरभ गांगुली हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला हैं। राजीव शुक्ला जो हैं उपाध्यक्ष हैं। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, ये हेडक्वार्टर है BCCI का। क्लियर? इतनी जानकारी आपको BCCI होनी चाहिए। ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, पुरुषों के इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया के टॉप खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। अब देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टोटल 109 गोल कर दिए हैं। 109 गोल का ही रिकॉर्ड था अली डेई के नाम। ईरान के बहुत ही दिग्गज फुटबॉलर थे अली डेई। उन्होंने 109 गोल किए हुए थे अपने करियर में और इंटरनेशनल मैचेस में था ये। ठीक है, 109 गोल कितने में था? इंटरनेशनल मैचों में। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी थे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इनकी बराबरी कर ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं पुर्तगाल के जो कि खिलाड़ी हैं, 176 मैचों में 109 गोल करके इनकी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक है, जबकि अली डेई जो हैं ये 1993 से 2006 के बीच में सिर्फ 149 मैचों में ही 109 गोल स्कोर किए थे अली डेई जो हैं। ठीक है, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और आया था, जब सुनील छेत्री जो कि भारत के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने वाले दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। ठीक है, उन्होंने 74 गोल किए हुए। ठीक है, तो वो दूसरे नंबर पर बने थे, लेकिन वो करंट टाइम की बात हो रही। ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में यहाँ पर बात किया जाए तो फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए हैं टॉप पर क्या समझ लीजिए, बराबरी कर लिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी हाल ही में और चर्चे में आए थे कोका कोला की बोतल को लेकर के। बोतल हटाया और $4 बिलियन का इन्होंने नुकसान कराया था कोका कोला को। चलिए, तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए मैं एक बार फिर से सॉरी करना चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है इस पर, और इतने में मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की। कोई भी जो भी टिपिकल वर्ड होगा उसको मैं समझाऊँगा। आई होप आप हमारी बात ये समझोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? अगला, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तीसरा क्वेश्चन है, सासाराम का मकबरा किसने बनवाया है? चौथा है, भूकंप जिस केंद्र बिंदु से उठता है उसे क्या कहते हैं? चारों ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लिख सकते हो। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को देख लियो आप, जाओ जल्द से क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। ठीक है, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विज प्राप्त कीजिए, वहीं पर आपको डिटेल ई बुक मिलेगी, डिटेल ये PDF भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।